सो आज है लेक्चर नंबर 2। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 है और लास्ट लेक्चर पढ़ा था हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। करंट और क्या क्या सीख लिया था साथ साथ में, करंट पढ़ा था, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक पहुंच गए थे, उसके पहले थर्मल स्पीड पढ़ लिया था, है ना। ये एनिमेशन से क्या सीखा था हम लोग ने कि चार्ज एक्चुअली में फ्लो कैसे करता है ना, कैसे पॉजिटिव चार्ज ही फ्लो करता है या नेगेटिव भी कर सकता है। तो दोनों केसेस पढ़े थे हम लोग ने साथ साथ से, है ना। और फिर मैंने क्या सिखाया था कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अगर देखोगे, नीचे क्या इलेक्ट्रॉन वाला डायग्राम बना है और ऊपर क्या है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन के फ्लो ऑफ चार्ज के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या लेके चलना है, करंट का डायरेक्शन। और भी क्या सिखाया था कि ये एक्चुअल में ट्रू नहीं है, कन्वेंशनल मेथड में मान लिया गया, इसलिए हम इसको अज्यूम करके चल रहे हैं और कोई रीजन नहीं है। ये भी अच्छे से पढ़ लिया था हम लोग ने। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या ही बात करें, वो आपको अच्छे से आता है। डेंसिटी बताया था मैंने, डेंसिटी का हम लोगों ने डेरिवेशन किया था, देखिए नीचे किया हुआ है डेरिवेशन। फर्दर कंक्लूडिंग पॉइंट भी आपको मैंने बताया था, इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए थे कि dA/dA क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग ने स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया लिया और करंट वेरी करता है जब हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर का चेंज करते हैं। ये बात अभी बताने की जरूरत नहीं है, आपने 10th क्लास में पढ़ा था। एनसीईआरटी में एक ब्लू कलर का चार्ट है, यहाँ एक्टिविटी लिखा हुआ है, ओम्स लॉ। वहां पर रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। एक बार लेंथ को वेरी करते हैं, एक बार लेंथ कांस्टेंट रखते हैं और थिकनेस को वेरी करते हैं, और एक V/I का एक बॉक्स बना हुआ रहता है, कहते हैं फिलिज्म डाइस के फॉर्म में। कभी पढ़ा नहीं आपने, मैं देख रहा हूँ अपने को। ठीक है, तो वो पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज होगा तो करंट चेंज होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि चार्ज फ्लो करना है। ठीक, अब जाने का रास्ता जब बहुत जगह हाईवे पे चले गए, एक गली से जा रहे हैं, पतली सी रोड है ना, अमाउंट ऑफ पीपल ज्यादा है जिससे कंजक्शन हो जाता है और भीड़ भाड़ हो जाता है ना, जा नहीं पाते हैं हम लोग। लेकिन हाईवे पे क्या होता है, बहुत जगह है, सारे के सारे हाई स्पीड में चल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। तो वही एरिया से वही रिलेशन है, चार्ज फ्लो हो रहा है। जैसे मैंने 2 एम्पियर का करंट फ्लो कराया, 2 एम्पियर में आपके फिक्स अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं, गेटिंग। तो चार्ज आपका फिक्स हो गया, अभी उसी रास्ते से जाना है, एक थिन वायर ले लिया तो एरिया क्रॉस सेक्शन कम कर दिया, तो अभी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। आपको वो भी याद नहीं है, रेजिस्टेंस अभी पढ़ेंगे हम लोग। आर क्या होता है, इक्वल टू रो एल अपॉन, तो एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। तो मैंने क्या बोला कि हमने थिन कर दिया वायर को, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या करता है, किसी भी आपका कंडक्टर है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब वो क्या करेगा, ट्रैफिक क्रिएट कर देगा, है ना। तो टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा और हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा, है ना, जिसे कहते हैं हीट डिसिपेशन, कहते हैं ना हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक, तो समझ में आ रहा है कि एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा तो करंट को जाने के लिए और अच्छी सी कंडक्टिविटी और बढ़ जाएगी, तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब मैंने बोला कि अब पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से जो करंट फ्लो हो रहा था वो कितना था, वो I था। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि यहाँ पर मैंने बोला कि छोटा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया हमने dA। कितना लिया, ये छोटा सा, देखिए ये dA ले लिया, तो इससे करंट कितना जाएगा, DI जाएगा। D क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल करंट। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसीलिए हमने डेरिवेशन में क्या किया था, यहाँ पर बोला था कि स्मॉल पार्ट ऑफ द एरिया क्रॉस सेक्शन के लिए डेंसिटी होगी, उससे जो गुजरने वाला करंट, टोटल करंट कितना था, DI अपॉन D। ठीक, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी था, मैंने बताया था करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर लेके चल रहे हैं, दैट इज व्हाई दिस डेंसिटी विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ये सब सिखाया था। ठीक, फिर हम लोग ने इसको रीअरेंज किया था, DI J डॉट DA के फॉर्म में, और ये आया कैसे, इसका भी अच्छा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था। ठीक है, चलो, फिर हम लोगों ने पढ़ा था थर्मल स्पीड के बारे में। ठीक है, थर्मल स्पीड क्या सिखाया था मैंने कि जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर तो क्या करते हैं, वो रैंडम मोशन करते हैं, है ना। अब सराउंडिंग में जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है उसकी वजह से वो हीट एनर्जी गेन करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, उस एनर्जी से ही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है, जिस एनर्जी की वजह से वो चार्ज क्या करते हैं, रैंडम इधर उधर भागते रहते हैं। इसका एनिमेशन भी दिखाया था मैंने, है ना। आपको मैंने ये भी बताया था कि मेटल जो होता है वो कंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर, 3 टाइप के सब्सटेंस होते हैं। एंड उसका रीजन भी सिखाया था। क्या सिखाया था, आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो देखिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो आसानी से ढेर सारे चार्ज फ्लो करेंगे। चार्ज जब फ्लो करेंगे तभी तो आप इलेक्ट्रिक करंट कहोगे फ्लो हो रहा है। ठीक है, एंड फिर एक केस क्या था, सेमीकंडक्टर, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, तो मैंने यहाँ लिखा है अप टू सर्टेन लिमिट इट एक्ट्स एज इंसुलेटर बट आफ्टर सर्टेन अप्लाइड वोल्टेज इट एक्ट्स एज पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर बोला मैंने,
ऐसा नहीं हो जाएगा कि बहुत ढेर सारा करंट, मिली एम्पियर में करंट फ्लो करेगा इससे, ठीक है। यस, बहुत कम कम, देखो ना कितने कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। इंसुलेटर में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चार्ज ही नहीं है, चार्ज नहीं है तो फ्लो क्या करेगा, जब फ्लो नहीं करेगा तो करंट होगा नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर जो मैं वापस थर्मल स्पीड में आऊंगा, ये क्यों रैंडम मोशन कर रहे हैं, उसका कारण क्या है, जो सराउंडिंग से हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं जिससे कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। आपको पता है ना, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। तो उसकी वजह से क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, ठीक है। रैंडम मोशन कर तो रहे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा इस कंडक्टर के बाहर चले जाए, क्योंकि करंट फ्लो होने का मतलब है कंडक्टर से बाहर जाना, है ना। कंडक्टर से बाहर जाना, उसके लिए क्या करते हो, अब यहाँ से एक वायर लगाते हो ना ऐसे करके, है ना, और फिर यहाँ बीच में एक बैटरी लगाओगे। इस केस में मैंने वायर तो लगा, लेकिन बाहर नहीं जा सकते, क्यों, ओपन सर्किट है ना, क्लोज होना पड़ेगा ना। मतलब क्लोज सर्किट ओपन सर्किट बोल दिया आप तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ओपन सर्किट मतलब जब आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए क्लोज लूप ना हो। इस केस में देखो यहाँ से यहाँ तक आते जाओगे, इसके आगे कहाँ जाओगे, इसके आगे नहीं जा सकते, ठीक है, इधर भी नहीं जा सकते, कहाँ कनेक्ट होना पड़ेगा ना बेटा, ठीक है। तो जब ये दोनों टर्मिनल्स मिल जाएंगे तभी ये क्लोज लूप बनेगा, तभी करंट फ्लो करेगा, इजी है, ठीक है। तो थर्मल स्पीड हम लोगों ने सीख लिया था। फिर हमने बोलता कि यहाँ पर नेट जो फ्लो है वो जीरो क्यों है, क्योंकि 50 इलेक्ट्रॉन अगर टोटल है, इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इधर से उधर चले गए, नेट अभी भी अपनी अपनी जगह पर सारे इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होंगे, क्योंकि ये सारे क्या चाइनीज है, एक जैसे दिखते हैं, है ना, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो ये उठ के वहां चला जाएगा, वो उठ के यहाँ चला जाएगा, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अगर मेरे लिए कंडक्टर में देखूंगा तो मुझे तो सेम इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो वो चाहे ये वाला हो चाहे वो वाला हो, क्योंकि सारे के सारे आइडेंटिकल चार्ज हैं, आइडेंटिकल उनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो मेरे इफेक्ट, नेट इफेक्ट क्या होगा कंडक्टर के ऊपर, जीरो। दैट इज व्हाई हमें क्या दिखेगा, यहाँ पर कोई फ्लो ऑफ चार्ज नहीं दिखेगा। जब ये नंबर्स बदलते रहते हैं, जैसे ही हम बैटरी लगा देते हैं, तो चार्ज क्या करता है, एक एंड से आता है, दूसरे एंड से एग्जिट करता है, फिर वो बैटरी पे जाता है, डिफ्यूज होता है, फिर वापस से, तो इस रेट ऑफ फ्लो को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसका मतलब है थर्मल स्पीड में ये क्लियरली है, जब तक हम बैटरी नहीं लगाएंगे तब तक ऐसा ही मोशन होगा। ये अभी क्या हो रहा है, देखो रैंडम मोशन हो रहा है ना, कोई भी कहीं भी जा रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर बैटरी लगा दी तो अब क्या कर रहे हैं, सारे सारे एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ठीक। उसका रीजन क्या है, एक तरफ निगेटिव हो गया, एक तरफ पॉजिटिव हो गया, ठीक। तो निगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और पॉजिटिव उसको अट्रैक्टिव फोर्स। सारे सारे एक डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ठीक है। जिस स्पीड से जा रहे हैं उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो जो एनर्जी की बात मैं कर रहा था उसका यहाँ पर रिलेशन मैंने सिखाया था, ठीक है। तो वो कितनी थी, हाफ एमवी स्क्वायर, इसकी वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्म में क्या थी, 3/2 k थी। k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 11th में पढ़ा होगा सेकंड पार्ट में, ठीक है। और t क्या है, टेम्परेचर, ठीक। इससे हमने क्या निकाल लिया, स्पीड, जिस स्पीड से वो मोशन करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ जो भी स्पीड है, ठीक है। तो यहां से आपको ये फॉर्मूला मिलता है, ठीक। एट रूम टेम्परेचर जो स्पीड होगी वो कितनी हो सकती है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। रूम टेम्परेचर को हमने केल्विन में कन्वर्ट किया है, ठीक है। जब रूम टेम्परेचर को ऐड करेंगे किससे, 273 से, ये विल गेट 300 K। समझ में आया, केल्विन में कन्वर्ट करना आता है ना, डिग्री केल्विन करना है, 273 से ऐड कर दो बस, ठीक है। ये सब लास्ट क्लास का है। फिर मैंने आपको मीन फ्री पाथ भी सिखाया था, लैम्डा, है ना। सक्सेसिव कोलिजन जो होते हैं उनके बीच की जो अगर एवरेज दूरी निकाल लेंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन, जितने भी कोलिजन हुए, ठीक है। तो उन सब का सम करोगे तो क्या मिल जाएगा, लैम्डा। मेटल्स के इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 एंगस्ट्रॉन, ये स्मॉलर यूनिट होती है लेंथ की, ठीक है, बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है रिलैक्सेशन टाइम, भी सिखा दिया था, दैट इज टोटल टाइम बिटवीन टू कोलिजन फॉर ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन अपॉन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनसे डिवाइड कर दें। क्या कह रहे हैं कि दो कोलिजन होने के बीच में जो टाइम इंटरवल है सारे इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग होगा, है ना। सबको क्या करेंगे, निकालेंगे टोटल टाइम और फिर डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, आपको क्या मिल जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम, जो कि बहुत कम होता है इन केस ऑफ कंडक्टर्स या फिर मेटल, 10⁻⁻14 सेकेंड, ठीक है। चलिए यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर हम देखें इस केस को, आज यहीं से स्टार्ट करना था मेनली, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं दो एंड ऑफ ए कंडक्टर को ज्वाइन कर देते हैं एक बैटरी से, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, सिर्फ फॉर्मुलेशन करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था अभी, उसमें देखो एनिमेशन अगर याद हो तो सारे रैंडम मोशन कर रहे थे इलेक्ट्रॉन, देखो कोई इधर जा रहा है ना,
वो इधर जा रहा है, ऐसे जा रहे थे, ठीक। अब जैसे हमने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस किया यहाँ, तो अब क्या होगा, ठीक। अब सारे के सारे आफ्टर इंड्यूसिंग द चार्ज, कैसे इंड्यूस करते हैं भाई, बैटरी लगा दी मैंने बस, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है, क्लियर है। इससे होगा क्या, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, फिर वो क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे और ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो अब यही जो आपका एरोज है वो सारे कन्वर्ट होकर क्या बन जाएंगे, सारे सारे एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, है ना, इस तरीके से, है ना। और ये फ्लो करने लगेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, यही तो सिखाया था मैंने, ठीक है, सिंपल है। चलो तो जरा एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो कह रहे हैं, देखिए, दिस प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही बात है। चार्ज क्या है, यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया, वहां एक्यूमुलेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा होगा थोड़ा सा। नेगेटिव चार्ज करता है क्या, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आगे देखिए, इनसाइड द कंडक्टर फ्रॉम हायर टू lower potential the field exert an electric force on free electron causing acceleration of each electron, ठीक है। तो acceleration according to Newton's second law of motion, according to Newton's second law of motion, acceleration is equal to force upon mass, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर acceleration will be given as force upon mass, force is a vector quantity, ठीक है। एंड अगर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से पढ़ा है, तो मैं यहाँ इसका आंसर जानता हूँ कि फोर्स की वैल्यू कितनी लेनी है। कितनी वैल्यू लोगे आप इस केस में कितनी वैल्यू लेने वाले हो, जल्दी से बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। तो फोर्स कितना होगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में पता ही है चार्ज की वैल्यू कितनी हुई, पता है हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय E इनटू माइनस E इनटू कैपिटल ई। माइनस ई क्या, इलेक्ट्रॉन्स, माइनस एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स का डायरेक्शन चार्ज के मोशन के अपोजिट है, नेगेटिव है ना। इलेक्ट्रॉन देखो इधर जा रहा है तो फोर्स भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट भी इधर, तो माइनस। अब ये लिखोगे ना, तुम कहोगे सर ऐसे लिखो आप, है ना, आप ये चाहते हैं, और मैं ऐसे लिखूं आप खुश हो जाएंगे। मैंने डायरेक्टली क्योंकि वैल्यू पुट कर दी, तो मेरा फ्लो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था ना। ऐसे लिखो तो नेगेटिव ही तो होगा ये, ठीक। तो माइनस ई कैपिटल ई हो गया वो, ठीक है, ठीक। तो यहां से आ गया माइनस ई, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है, नोट्स बनाइए। देखो नेक्स्ट, उसी चीज का एनिमेशन है, आपको जरूरत तो नहीं है फिर भी, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। चलो अब एक बात करते हैं नए टॉपिक की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी विद व्हिच द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट्स ड्रिफ्टेड towards the positive terminal under the effect of applied external electric, यही पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो वेलोसिटी निकाली थी कौन सी थी, थर्मल, ठीक है। अभी जो निकाल रहे हैं वो कौन सी है, ड्रिफ्ट, क्योंकि अब ये इन्फ्लुएंस में आ गई, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गई, जिसके कारण सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ खींच रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ठीक। तो उसको क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। ये किसका क्या, ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रैंडम मोशन, ये रैंडम मोशन कर रहा है रिप्रेजेंट। यहां ड्रिफ्ट मत मान लेना, देखो ना जिगजैग मोशन है, ठीक। फिर बाद में अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रैंडम मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद ड्रिफ्ट सुपर इम्पोज्ड ऑन इट। अब क्या कह रहे हैं, रैंडम मोशन तो था, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगी तब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, जिसकी वजह से वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से एक डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में क्या कहोगे, अट्रैक्ट होंगे और शिफ्ट होना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये है, ठीक। तो किसी भी अगर हम टाइम पर लें, ठीक, कोई इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, v1, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो हमें अच्छे से याद होगा, v = u + at। वहां स्केलर फॉर्म में पढ़ते थे, अभी वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा,
v1 वेक्टर विल बी इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस, अब यहाँ t की जगह क्या आ जाएगा? टॉर्क नहीं बेटा, रिलैक्सेशन टाइम है ना, टाउ, टाउ है ये, ठीक है, ठीक। यहाँ पर वेयर u1 क्या है? थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। जब वेक्टर फॉर्म में बोल दोगे तो वही स्पीड वाला मैग्नीट्यूड किसमें चला जाएगा? अब डायरेक्शन ले लिया ना आपने, तो फिर किसमें जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर, देखिए द टाइम दैट हैज इलैप्स्ड इन द लास्ट कोलिजन, उसी को कहते हैं यहाँ रिलैक्सेशन टाइम। वो एक्सेलरेशन उसके साथ लिख दिया, गलत है वो, ठीक है, टाइपो एरर है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? पहले तो अभी तो इक्वेशंस लिख दिए मैंने, करके बताओ मुझे। एवरेज वेलोसिटी निकालो, कैसे निकालोगे? फॉर्मूला ऑलरेडी था, इसी स्क्रीन में पढ़ाया हूँ क्लास में, इसी क्लास से आंसर आएगा, मुझे बताओ, ट्राई करो आप, ठीक है। तो ये बात आप लोग क्यों ध्यान नहीं दिए? आप भी तो बैठे हुए हैं, इसने अभी जस्ट देखा क्लास में, वो बता दिया, आपके साथ ही बैठी है, यही स्क्रीन से देखा है इसने, वहां लिखा भी हुआ था सारे इक्वल टू 0। अब ये ध्यान आपने क्यों नहीं दिया? देखिए, अच्छी बात है, वेरी गुड। देखो इसने कहां से बताया, यहां से बताया इसने। सर मैंने ये सोचा था, लेकिन मैंने सोचा गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि अगर हम जब कभी भी एवरेज निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा? 0 आ जाएगा। सारे ले लेंगे, और सारे क्या होते हैं? किसी भी रैंडम डायरेक्शन में है, जितनी पॉसिबल डायरेक्शन सारे एज्यूम कर लोगे तो ऑटोमेटिकली अपोजिट वाले एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और सारे इलेक्ट्रॉन है तो सब पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, तो सबकी स्पीड भी ऐसी होगी कि ऑटोमेटिकली हो सकता है कि स्पीड अलग अलग हो, लेकिन नेट हमेशा 0 आएगा। ओके, गुड, वेरी गुड। तो अब तो काम आसान हो गया, मुझे कुछ बताना नहीं है, इंटेलिजेंट बच्चे हैं क्लास में, अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। चलिए फिर तो आंसर छाप देते हैं सीधे। तो क्या आ जाएगा? तो अगर हमें इस फॉर्म में लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर एवरेज लिखना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे तो बेसिक्स आते हैं तो बेसिक से लिखते हैं। तो अगर हमें v का एवरेज लिखना है, इसका एवरेज v एवरेज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ भाई? v1 प्लस v2 प्लस vn अपॉन n, यही होगा ना। फिर अब क्या करेंगे? स्प्लिट करके सबको इस फॉर्म में लिखना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो लिख के बताओ क्या लिखोगे v1 की जगह? u1 प्लस a tau 1 प्लस v2 प्लस a tau 2 एंड सो ऑन। और u1 प्लस u2 प्लस u3 को अलग कर लोगे, अपॉन n को एलसीएम स्प्लिट कर लोगे, और फिर a tau 1 प्लस a tau 2 प्लस a tau 3 करके tau n तक उसको n अपॉन n को अलग कर लोगे। पहला टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? a, फिर सारे टाउ a को भी कॉमन ले सकते हो, यही करोगे ना। फिर उसको क्या कर दोगे? टोटल रिलैक्सेशन एवरेज टाइम ले लोगे, और डन हो गया, ठीक। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला पुट कर दोगे, जो भी निकाल, तो करके बताओ, अब तो कर सकते हो। देखिए भाई मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सिंपल था, अगर इसको आगे कर देंगे, देखो तो सारे बच्चे इसी के एकदम आसपास बैठ करके, हाँ ठीक है। v एवरेज क्या हो जाएगा? किसी को नहीं है। v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? u1 प्लस a tau 1, ठीक है, फिर प्लस u2 प्लस a tau 2 प्लस u3 प्लस a tau 3 एंड लास्ट लिखूंगा सीधे, फिर un प्लस a tau n, ठीक है, अपॉन n। अब कॉमन ले लेते हैं, u1 प्लस u2 सबको साथ में लिख देते हैं, फिर एलसीएम स्प्लिट कर देंगे। तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस कहाँ तक? un, ठीक है, अपॉन n को अलग कर लिया, प्लस a कॉमन ले लेते हैं, ये सब में आ रहा है, ठीक। फिर क्या आ जाएगा? tau 1 प्लस tau 2 प्लस tau n, हाँ tau 3 भी लिख लो, ठीक है, अपॉन n, ठीक है। और ये क्या होता है? ये तो ऑलरेडी नोन है, ये क्या होता है? 0। तो v क्या आ जाएगा? a, फिर मैं यहाँ डायरेक्टली टाउ एवरेज लिख दूं? गलत है क्या? सही है। वो कैसे है? ये इसका पूरा क्या आ जाएगा? टाउ एवरेज ही तो निकाल रहे हैं ना हम लोग, सारे वैल्यूज को निकाल कर फिर डिवाइड कर दोगे टोटल से, नंबर ऑफ वैल्यूज से, यू विल गेट ऑलवेज मीन वैल्यू। याद कर लो इस बात को,
मीन का मतलब ये होता है जितनी ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड करो, जितने नंबर ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर दो। ठीक है, समझ गए? अब इसको कंक्लूड करो, इस फॉर्मूले तक लेके आओ। ले आ सकते हो? तो वहां पर जो वी एवरेज है वही तो आपका वी ड्रिफ्ट है। मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूं ताकि आपको और मजा आए पढ़ने में। देखो, तो यहां से मैं कह सकता हूं वी ड्रिफ्ट इज इक्वल टू ए टाउ। ठीक है ना? फिर और क्या लिख सकते हैं? ए को क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं जल्दी से बताइए। सर ए को क्यू। क्यू ई। सिर्फ क्यू। सिर्फ क्यू एक्सेलरेशन होता है बेटा वो, अच्छा अपॉन मास इनटू टॉर्क। हाँ टॉर्क बोल दिया, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, इसका सिंबल तो सेम ही होता है। हाँ सिंबल सेम होता है, सिंबल रट के ढूंढना बैठना है। ठीक है, ठीक है। अब चार्ज की वैल्यू पुट ही कर दो, तो फाइनली क्या होगा फॉर्मूला? माइनस ई टाउ अपॉन एम। ये वेक्टर इसका। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, चलो ये नोट कर लो फटाफट। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर क्या होता है? ये बुक में पढ़ा होगा, कहीं अच्छी बुक पढ़ी हो तो। ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑर्डर का मतलब होता है वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन जो मल्टीप्लायर होता है वो 10 की पावर में होता है, उसी को कहते हैं ऑर्डर। जैसे कहते हैं ना 1.6 × 10⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना। तब किसी ने पूछ दिया कि चार्ज का, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ऑर्डर क्या है, तो आप क्या बोलोगे पता है? 10⁻⁻19, इसको ऑर्डर कहते हैं। -19। हाँ, वो जो मल्टीप्लायर होता है 10 की पावर, उसी को ऑर्डर कहते हैं। तो अगली बार ध्यान देना, तो ऑर्डर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है लिख लो, अलग से लिख लो। सर एक मिनट, वो ड्रिफ्ट 10⁻⁻4 मीटर। हाँ बेटा बोलते रहो। वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला पेज खोलो। 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सर इससे पीछे बस। ये जल्दी करिए बच्चा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नोट हो गया? ये वाला तो आप खुद से करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम कह रहे हैं n क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड कैपिटल ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर ऑफ लेंथ l विल बी गिवन बाय n into a into l। अरे ये क्या बोल दिया? सर वो वॉल्यूम। हाँ, एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया? वॉल्यूम। n क्या है? नंबर डेंसिटी। तो अगर हमें l निकालनी है तो n इंटू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक है, चलो तो यहाँ से टोटल चार्ज ऑन दीज फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन बाय E क्या है? चार्ज। और टोटल आपका जो स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट करता है, बहुत सिंपल था ये। अगर हम चार्ज की बात कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट चार्ज इलेक्ट्रॉन हो गया या फिर प्रोटॉन हो गया। आप यहाँ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, और टोटल आपने निकाला था लेंथ है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर में L लेंथ के लिए। तो ये क्या है? ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया तुम्हारा। ठीक है, इन द कंडक्टर ऑफ लेंथ। लेंथ कितनी है? कैपिटल L लेंथ के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज समझ के चलना, यहाँ Na क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Na क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हो गया ना गड़बड़? गड़बड़ हो गया, बस चेक करने का, इसीलिए कहते हैं इतना आसान नहीं बचना। आपने आधी जानकारी से जवाब दिया तो बच गई, अब मैंने थोड़ा और अंदर चला गया मैं तो फंस गए। तो n क्या है? फिर का रीड करो, नंबर डेंसिटी ऑफ, है ना? तो इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया कह सकते हैं इसको, या चार्ज पर यूनिट एरिया कह सकते हैं। डेंसिटी निकालने नहीं आती है? आती है ना? कैसी डेंसिटी? 3 प्रकार की डेंसिटी बताई थी। लीनियर डेंसिटी है ना, पर यूनिट लेंथ की बात हो गया, एरियल या सरफेस। ठीक है, तो सरफेस डेंसिटी क्या होती है? कोई भी क्वांटिटी अपॉन एरिया। और वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी क्या होती है? कोई भी क्वांटिटी अपॉन एरिया। मैंने कोई भी क्वांटिटी क्यों बोला? मास पर यूनिट वॉल्यूम ले लोगे तो डेंसिटी नॉर्मल मिल जाएगी, है ना? और फिर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ले लोगे तो तब भी आपको डेंसिटी मिल जाएगी। अब हम जिस क्वांटिटी की डेंसिटी चेक कर रहे हैं
उसी से डिवाइड करते हैं। यहाँ किसकी चेक कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं ना, तो E अपॉन, तो n का फॉर्मूला ही नहीं कभी जिंदगी में बनाया, इसीलिए सोचा कि हम बहुत तेज हैं। ये है, यहां से शुरुआत हुई, फिर यहां शुरुआत हुई, डायरेक्टली यहां आए, लेंथ L थी। अच्छा, जो स्मॉलेस्ट जो पोर्शन है उसका एक क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर है तो सिलेंडर देखो। अब यहाँ इमेजिनेशन यही तो होती है, इसी से आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे तैयार होते हो। देखो ये है वायर, इसकी लेंथ क्या है ये, अगर मैंने ऐसे वर्टिकल रख दिया तो ये हाइट बन गई हमारे किसकी? सिलेंडर की, है ना। और जब नंबर डेंसिटी की बात हो रही है, ये रहा तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया, तो यहाँ स्मॉल n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो टोटल चार्ज ऑन दिस सरफेस एरिया विल बी n into a। ठीक है, समझ में आया कुछ? और उसके बाद लेंथ से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? पूरा चाहिए ना, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है। क्या करें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर ऑफ लेंथ L। अगर हम एक एरिया की बात करें, उस पे कितने हैं? Na, है ना, कितने? Na, चार्ज अपॉन एरिया था ना, वो डेंसिटी के रिप्रेजेंट कर रहा था। तो टोटल में कितना हो जाएगा? हर बार जितने भी आपके, जितने, देखो मैंने सिलेंडर सिखा, तुम्हें नहीं, मैं समझ रहा हूं तुम्हें नहीं आ रहा। एक सिलेंडर को बनाना है ना, सीडी देखा है? सीडी, एक सीडी लो, फिर उसके ऊपर रखो, फिर इसके ऊपर रखो, फिर इसके ऊपर रखो, रखते जाओ, तो एक आपको पिलर दिखेगा। ठीक, अच्छा मुझे बताओ, अगर जितनी नंबर ऑफ सीडी है, एक सीडी का एरिया निकाल लूं और जितनी नंबर ऑफ सीडी से मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉल्यूम मिल जाएगा? मिल जाएगा ना, पक्का। तो यहाँ क्यों नहीं समझ पा रही हो? एक ये डिस्क हो गई, इसके ऊपर एक और रख रहे हैं, फिर रखते जा रहे, कब तक? जब तक हम लोग लेंथ L तक ना पहुंच जाए, जब तक हमें हाइट ना मिले। तो एक का एरिया निकाला, मल्टीप्लाई कैसे कर दिया? जितनी नंबर ऑफ डिस्क है, तो वो नंबर डिस्क कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, समझ में आ गया? बस वो चीज वहां लिखी हुई है, समझ में आया? इसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया पूरी लेंथ में। उसके बाद जब चार्ज निकालना था, टोटल चार्ज, तो क्या कर देंगे? सबको मल्टीप्लाई कर दिया, स्मॉलेस्ट चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने जो निकाला यहाँ पर चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, समझ गए? ये ऐसे पढ़ा जाता है। अब ये कर लोगे। टाइम टेकन बाय ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस कंडक्टर, तो कंडक्टर ऑफ लेंथ L अपॉन, सब देखो अब यहाँ गलतियां होने लगती हैं, इस समझ में नहीं आता है। ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिवाइड कर रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा मुझे ये बताओ, इस पे मैं कह रहा हूँ, मैं डॉट डॉट बनाऊंगा और आपको इमेजिन करना है वो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को। ठीक है, ठीक है, ठीक। जरा मुझे बताओ, जब इन सब पे फोर्स लगेगा तो बराबर लगेगा कि अलग अलग लगेगा? हाँ, बराबर लगेगा। हाँ, क्या बेटा, क्या हो गया? ऑल इज वेल? सब चाइनीज है ना, बताया था मैंने, सब चाइनीज हैं, एक ही जैसे हैं। एक को रिप्लेस कर दो दूसरे घर में तो पता नहीं चलेगा वहां पे। हाँ सर, बिल्कुल। ठीक, तो मतलब सारे के सारे आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल है तो सब पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, तो सब साथ ही में तो मोशन करेंगे कि अलग अलग करेंगे? साथ करेंगे। साथ में करेंगे ना। तो जरा ये देखो ध्यान से, ये सिंपल स्पीड, अब ये डिस्टेंस कितनी हो गई? कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे सब? L करेंगे। एक, और कितना समय लगेगा? समय ही तो नहीं पता है, लिख दिया इंटरवल, फॉर्मूला तो VD वाला बन ही रहा है ना मेरा, तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज रिप्रेजेंटिंग माय VD, so I can easily rearrange it to find the value of time interval, that is, So वो वहाँ पे Is it clear? current I लिखा है ना, therefore current I is equal to delta। वो तो अभी बताऊंगा मैं, अभी जो बता रहा हूँ वो देखो। ये समझ में आया? अच्छा, यहां तक मामला सेट हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। Therefore क्या करें? करंट, ये करंट है बेटा। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें तो अवॉइड कर सकते हो यार, इतना तो अंडरस्टैंड है। नहीं, वो नहीं पूछ रहे, करंट I लिखा है ना वहाँ पे। हाँ, करंट ही तो लिखा है वो। ठीक है, अनाइता समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए भाई, तो I इज इक्वल टू क्या सिखाया था? ये फॉर्मूला तो बहुत पहले सिखा दिया था मैंने, इंस्टेंटेनियस करंट वाले केस में, है ना। तो इंस्टेंटेनियस के केस में आपको अगर ये पता है
तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं ना चार्ज की, कितनी होती है NE, और ये क्या है, ये तो टाइम इंटरवल है सर, तो आप कभी रटोगे इसको, रटने की जरूरत है क्या, बताओ भाई महक, समझ में आ गया ना, फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे कभी भी, बस समझ जाओ। अब कौन रटेगा यार, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड होता है, ये भी रटोगे, समझ जाओ, खत्म, ठीक है, ये फॉर्मूला ऐसे आता है। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, नोट कर लो क्योंकि आगे क्वेश्चन ही कराने हैं, जल्दी नोट करिए। आ जाएगा, तुम बस पढ़ते रहो, नोट्स पढ़ते रहो, ऐसे पढ़ोगे जब पढ़ाने के बाद नहीं बताओगे तो फिर तो दिक्कत रहेगी। सब बताया था अभी। चलिए क्वेश्चन करके बताइए मुझे, बताया था तो ये बताइए, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग, बहुत बेकार वाहियात सवाल है जो आप 1 सेकंड में कर सकते हो अगर ध्यान से पढ़ोगे। कह रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ हीटर वायर इन 1 मिनट इफ इट कैरीज अ करंट ऑफ 8 एम्पीयर। ये कितना बेकार सवाल है, मतलब एक ही फॉर्मूला होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वही फॉर्मूला उठाओ और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताया होगा मैंने। जे कहाँ आ गया यहाँ पर, यहाँ तो जे ही नहीं लग रहा, करंट डेंसिटी कहाँ निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, हीटर वायर से जा रहा है, करंट भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, क्यों नहीं निकाल लोगे? हाँ। इससे आसान क्वेश्चन क्या दे दूं आपको? I is equal to Q upon D से कर लो, इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो अपना आप लोग? क्या हो जाएगा? ठीक है, Q is equal to IT। अब Q is equal to क्या होता है? According to quantization of charge, total charge on any substance या फिर total charge on any body can be represented as a multiple of number of electrons or proton depending upon the nature, ठीक है, because electron is the smallest charge exist in universe, ठीक है, हमारे यूनिवर्स में, दूसरे जो हैं होंगे उनका अलग होगा। अच्छा, ह्यूमंस बड़े ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं, कहते हैं हम अकेले हैं, बाकी सब तो मतलब तुम जान ना पाओ तो सब कह दो कि कोई है ही नहीं, हम लोग कैपेबिलिटी नहीं है एक्सप्लोर कर पाए किसी को, उतने में तो हम लोग मर ही जाते हैं। नहीं 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 बेटा, उतनी तो जिंदगी नहीं है इतने तुमको पढ़ा लेंगे तो एस्ट्रोनॉट ही मान लेंगे अपने आप को, अगर तुम टॉप कर गई तो वैसे ही चल जाएंगे केदारनाथ, ठीक है, इसका आंसर बताओ। अब क्या वैल्यू पुट भी कर दें? नहीं। टाइम किसमें पुट करोगे, मिनट में या सेकंड में? सर सेकंड में। SI यूनिट में, दैट इज सेकंड, ठीक है, नीचे यही होता है। अब और भी बताना है? नहीं नहीं। अब इससे आसान नहीं हो सकता, देखो सही किया मैंने, संभल के करना, सही किया मैंने? नहीं। मैंने हमेशा बोला है, मैं हमेशा सही नहीं बताता। गलत है। गलत है ना? क्या होना चाहिए सही? कर रहे हैं। 2 0 होगा, 1 0 होगा? 1 0 होगा। 1 0 होगा, सोच लो, एक ही होगा। उल्टा लटका देंगे, करके दिखाएंगे तुम लोग को, फिर उसके बाद बोलने में जाऊंगा। 2 होंगे, 2 होंगे, 2। हाँ? 2 होंगे। अरे नहीं नहीं, हाँ 2 होंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 के पावर प्लस 19, यहाँ पे 3 × 10 to the power 21 n है ना, तो इसमें कुछ भी यूनिट नहीं होगी, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की बात होगी ना, तो इसमें कोई यूनिट नहीं होगी, यूनिटलेस होगा ये, पता है ना ये क्यों यूनिटलेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
द करंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन टाइम, ये भी मैंने बता दिया था। आज महक आई थी तो उनको देखो आते ही मैंने बता दिया था कि कौन से फॉर्मूले से लगेगा, ये भी बता दिया था मैंने, है ना, उसका इंपॉर्टेंस भी समझा दिया था। कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज क्रॉस थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन द, और उसमें ये भी बता दिया था मैंने। अब क्या कर दें, आंसर बता दें, जल्दी से बताइए क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, है ना। तो I is equal to dq upon dt, कर लीजिए सॉल्व। तो यहाँ पर बस उनको मैंने डिफरेंशिएशन मतलब मैंने चार्ज का एग्जांपल लिया था, यहाँ पे क्या लगेगा, इंटीग्रेशन लगेगा, इंटीग्रेशन बिकॉज I का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या कह रहे हैं, चार्ज निकालो ना, तो dq is equal to I dt। और लिमिट क्या होगी, 0 to 10, यहाँ 0 to q, ठीक है। आंसर बताओ, आंसर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, यहाँ तो ये तो q बन जाएगा dq का, ये क्या है 2 + 3t, और बाहर क्या है d, 0 to, पहले तो ब्रैकेट ओपन करो, ये जाएगा 2dt प्लस 3t dt, तो 3 को बाहर ही ले लेते हैं, है ना, ये क्या बन जाएगा बताओ, 2 into t, और t के ऊपर क्या लग जाएगी, लिमिट, प्लस 3 into t स्क्वायर अपॉन 2, तो t स्क्वायर के ऊपर लिमिट लगेगी, 2 के ऊपर तो लगेगी नहीं, है ना, सिंपल है। ये ऐसा लग रहा है कि 0 इसी के ऊपर है, हटा देते हैं, ठीक है। अब कर लोगे, क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ लिख रहा हूँ 2 into, हाँ वो तो पता है मुझे, फिर भी आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस 3 into 3/2 कर लेते हैं, 2 तो बाहर आ गया ना, क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, कितना आ गया इधर 20 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 150, डायरेक्टली कर दिया मैंने, अरे 10 का स्क्वायर 100 और 2 से डिवाइड कर दिया 50 आ गया, 50 into 3 कितना होता है 150, that is equal to 170, this is your charge, so coulomb, 170 coulomb is the answer, ठीक है, सिंपल है। तो ये क्या निकाल लिया तुमने, ये तुमने चार्ज निकाल लिया। अब मैंने यहाँ कैपिटल क्यू लिख दिया, तो मैं धीमे से यहाँ भी चेंज कर दूंगा ताकि आप बोल लो, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान है ना, बस धीमे धीमे आसान खत्म हो जाएगा, फिर और आसान क्वेश्चन आएंगे, नहीं वो तो और मुश्किल, ठीक है। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम सब हो चुका है ऑलरेडी। चलो देखो क्या है क्वेश्चन भाई, करंट थ्रू अ वायर डिक्रीजेस लीनियरली, अच्छा लीनियरली वर्ड का मतलब सोचते रहो, ठीक है, फ्रॉम 4 एम्पियर टू 0 in 10 seconds, calculate the charge flown through the wire during this interval of time। रेट मीजरर कहते हैं डिफरेंशिएशन को, पता है, क्या बोलते हैं, रेट मीजरर, तो रेट मीजरर का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज, तो चेंज इंक्रीजिंग भी हो सकता है डिक्रीजिंग भी हो सकता है, इस केस में कैसा है ये रेट ऑफ चेंज, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है ना, 4 एम्पियर टू 0 हो गया ना, हाँ हाँ डिक्रीजिंग ही है, चलो करो खुद से करो, मैं नहीं बता रहा, करो ना खुद से करो। दो फॉर्मूले पढ़ाए थे हमने, एक पढ़ाया था एवरेज करंट का फॉर्मूला जो कि जनरल फॉर्मूला होता है ना, और एक पढ़ाया था इंस्टेंटेनियस, छोटा सा ही लिख देता हूं, क्या था ये, अब इसमें से कौन सा लगाओगे तुम देख लो। सर इसमें पहला वाला लगेगा, एवरेज निकालना तो आसान है, और वैल्यू दी हुई है, इनिशियल और फाइनल दी हुई है, अगर इनिशियल और फाइनल ना दी होती तो फिर हम एवरेज नहीं यूज कर सकते थे, तो क्यों हो जाएगा एवरेज करंट इनटू टाइम, टाइम भी दिया हुआ 10 सेकंड ना, चीजें बहुत आसान हो गई, एवरेज निकालना आसान है, क्या करेंगे 4 प्लस इनटू टाइम कितना है, इतना आसान क्वेश्चन था, बस दिखने में डरावना है, ठीक है, कितना आ गया 20, इसके पीछे भागने लगते हैं लोग,
यही गलती हो जाती है। ठीक है, ठीक है, जब तक रेट ना वर्ड यूज करे तब तक इसके पास जाना मत। ठीक है, चीजें बहुत आसान होती हैं, बस वर्ड्स का ही खेल होता है। ऐसे टर्म्स यूज कर लेंगे आपको ऐसा लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक भी इसके बाद पढ़ेंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस कराएंगे इसके ऊपर, अभी और क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।